पैसा बहुत बुरी चीज है। अगर अचानक कहीं मिलता और आता है तो इंसान की नींद हराम कर देता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जिंदगी की जरूरतें किसी राक्षस की तरह हर वक्त मेरे सामने मौजूद रहती थी और मैं उनसे परेशान ही रहता था। लेकिन जब पैसा मिला, एक मोटी रकम हाथ लगी, तो मैं और ज्यादा परेशान हो गया। समझ में नहीं आता था कि इसका क्या करूं। कई दिन गौर करने और सोचने ही में गुजर गए। मेरी पत्नी ने एक सुबह उस वक्त कहा जब मैं काम पर जाने की तैयारी करते करते हाथ पांव ढीले छोड़कर बैठ गया था, ये आपको क्या हो गया है? 5 दिन हो गए आप काम पर जाने का नाम ही नहीं लेते। क्या बच्चों को फाके कराने का इरादा है? अब तो घर में कुछ भी नहीं रहा। 2 महीने का मकान का किराया देना है और दुकानदार का अलग उधार है। उससे भी मैंने वादा किया था कि इस महीने हिसाब साफ कर देंगे। बच्चों की फीस 2 महीने से नहीं दी है। शांति मौसी ने भी दिन रात अपनी रकम का तकाजा करना शुरू कर दिया है। मैंने कड़वे लहजे में कहा, सबका दे देंगे, सबको निपटा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सोचने दो। मेरी पत्नी ने कहा, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने वाले भूखे मरते हैं। काम करेंगे तो कभी न कभी निमट ही जाएंगे। आपने ओवरटाइम तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, 5 बजे ही घर चले आते हैं। पहले जब आप ओवरटाइम करते थे तो थोड़ा हाथ खुला हुआ था। पिछले 2-3 महीने से तो आपने 1 घंटे का भी ओवरटाइम नहीं किया है। मैंने शिल्पा की बात काटते हुए कहा, अच्छा तुम अब मेरे सामने से हटो, बच्ची रो रही है, उसे उठा लो, अपने नसीबों को रो रही है। शिल्पा ने जले कटे अंदाज में कहा और मेरे सामने से हट गई। शिल्पा के जाने के बाद मैंने सोचा, इतनी मोटी रकम है, अगर मैंने जरूरत के मुताबिक भी खर्च करना शुरू कर दिया तो लोग चौंक जाएंगे। कोई भी ये सवाल कर सकता है कि भाई कहाँ से आ रहे हैं पैसे? बहुत खुले हाथ से खर्च कर रहे हो। दफ्तर से कर्ज लेने का बहाना किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो सबसे कहा हुआ है कि हमारे दफ्तर में कर्ज देने की कोई रिवायत नहीं है। मेरे साथ काम करने वाले 2 क्लर्क तो मोहल्ले में ही रहते हैं, वो सबको बता सकते हैं कि मैंने दफ्तर से कर्ज नहीं लिया। इतने में शिल्पा ने मुझे चाय लाकर दी और कहा, कल से आप काम पर जरूर जाएंगे। पहली तारीख सर पर आ रही है। ये जो 5 दिन आपने छुट्टी की है, कोशिश करना इसके पैसे ना कटे, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। बीमारी की छुट्टी तो आपकी अभी बाकी है। बीमारी का फॉर्म भर देना। डॉक्टर 20 रुपए में बीमारी का सर्टिफिकेट दे ही देगा। लाइट भी नहीं है, बिजली वालों को पता नहीं क्या मौत आती है, 2-2 घंटे बिजली गायब कर देते हैं। अभी सुबह के 8:30 ही बज रहे हैं, लेकिन कमरे में दाखिल हो तो ऐसा लगता है जैसे भरी दोपहर हो। मकान किराए पर लेते वक्त कम से कम ये देखना जरूरी है कि हवा का गुजर कमरों में है भी कि नहीं, लेकिन आपको इन बातों पर तवज्जो देने की आदत ही कहाँ है। मैंने कहा, ये मकान तुमने पसंद किया था और फिर इस मकान में रहते हुए 3-4 साल हो गए हैं। ठीक है, मैंने पसंद किया था, लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। शिल्पा ने मेरा दिमाग कुछ और खराब कर दिया था। कोई ढंग की बात सोचने ही नहीं देती थी। अगर रकम हाथ लगने वाली बात मैं उसे बता देता तो इस वक्त थाने में बैठा अपने नसीबों को रोता रहता। वो पास पड़ोस की सारी औरतों को बता देती कि बहन भगवान देता है तो बस छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब देखो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब देखना, हमारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और हम सर छुपाने की जगह भी ले लेंगे। शिल्पा यही सब कहकर मुझे कहीं का भी नहीं रखती, इसीलिए मैंने उसे बताया ही नहीं था कि अचानक मेरे पास कितनी रकम आ गई है। मुझे ना अब मकान के किराए की फिक्र थी और ना कर्जदारों की फिक्र थी, तो बस ये थी कि जो कुछ मेरे पास आया है उसे किस तरह इस्तेमाल करूं कि लोगों को शक ना हो। शहर में डाके, फ्रॉड, चोरियां, सब कुछ तो हो रहा है। मेरे अचानक अमीर बन जाने से और नए मकान ले लेने का मतलब लोगों की नजर में यही होता कि मैंने डाका डाला है, फ्रॉड किया है या चोरी की है। फिर पहले मैं मुलजिम और बाद में मुजरिम करार दिया जाता। बस मैं ऐसी सूरत हाल से बचना चाहता था। इसी मसले पर गौर करते हुए दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन हल कोई समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब कोई मसला बहुत गौर करने के बाद भी समझ में ना आए तो किसी सयाने से मशवरा करना चाहिए। शिल्पा मेरी पहले महबूबा और बाद में पत्नी जरूर थी, लेकिन इतनी सयानी और होशियार नहीं थी कि मैं उससे मशवरा करता। चाय पीते हुए मैं यही सोच रहा था कि अगर शिल्पा से मशवरा नहीं किया जाए तो फिर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों में कौन ऐसा है जिसके सामने ये मसला रखूं कि मेरे पास अचानक आई हुई रकम को किस तरह खर्च करूं कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए। दोस्तों रिश्तेदारों में से हर एक का चेहरा मेरी नजरों में घूम रहा था और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन सब में कौन मेरा हमदर्द है, कौन ईमानदार है और कौन पर्दा रखने वाला है, और कौन ऐसा है जो मुझे इस मुश्किल से बगैर नुकसान पहुंचाए निकाल सकता है। बहुत सोचने और गौर करने के बाद एक नाम मेरे जहन में आ गया था। कैलाश भाई को तो मैं भूल ही गया था।
हमारे खानदान में उनसे ज्यादा खाता पीता आदमी और कोई नहीं था। उनके पास 2 ट्रक और 3 बस थी और पिछले साल ही उन्होंने 500 गज पर बंगला नुमा मकान बनवाया था। वो मिट्टी पकड़ते तो सोना हो जाती थी। अभी कह रहे थे किसी के साथ मिलकर फ्लोर मिल लगाने का इरादा है। मुझे यकीन था कि वो फ्लोर मिल के मालिक बन जाएंगे। रात के खाने के बाद जब बच्चे सो गए तो मैंने शिल्पा से पूछा, ये जो तुम्हारा मामूजाद भाई है कैलाश, वो फितरत का कैसा आदमी है? शिल्पा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया, क्यों, आपको उनकी फितरत से क्या लेना देना? मैंने तेज आवाज में कहा, मेरी बात का जवाब दो, सवाल बिल्कुल मत करना। मैं असल में उनसे एक काम लेना चाहता हूँ। शिल्पा ने बताया, वो बहुत काम के आदमी है। काम के आदमी ना होते तो इतना सब कुछ कैसे कर लेते? जब मेरे मामू मरे थे तो अपने पीछे हजारों का कर्ज ही छोड़ा था। कैलाश भाई ने न सिर्फ कर्ज अदा किया बल्कि आज खुद भी ऐश कर रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने चंद सालों ही में किया है। मेरा तो ख्याल है कि ये सब कुछ मामी की दुआओं का असर है। वो अपनी माँ को बहुत खुश रखते हैं। हमारे खानदान वालों का तो कहना है कि मामी ने ही अपना दबाया हुआ पैसा निकालकर कैलाश भाई के हाथ में रख दिया था। मैंने कहा, कैसी औरत है ये मामी भी? अपने पति को कर्ज में मरने दिया और अपना दबाया हुआ पैसा बेटे के हवाले कर दिया। खैर, मैं कैलाश भाई से कुछ कर्ज लेना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे मशविरा कर रहा हूँ। शिल्पा ने मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहा, कर्ज क्यों लेना चाहते हो उनसे? क्या उनके सामने भी रही सही इज्जत को खाक में मिलाने का इरादा है? मैंने कहा, तुम इज्जत वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, ये बताओ खानदान में उन्होंने किसी को अभी तक कर्ज वगैरह भी दिया है कि नहीं? शिल्पा ने कहा, दिया क्यों नहीं, खानदान में कई लोग उनके मकरूज हैं। उन्होंने किसी को कारोबार के लिए कर्ज दिया है और किसी को बच्चों की शादी के लिए दिया है। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों ना हम कैलाश भाई की दावत करें? शिल्पा ने कहा, लेकिन कैलाश भाई की दावत क्यों करनी है? मैंने कहा, तुम क्यों और कैसे के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ इतना बताओ कि सिर्फ कैलाश भाई को बुलाएं या उनकी पत्नी और बच्चों को भी बुलाएं? शिल्पा ने कहा, दावत करनी है तो फिर सारे घर की करो, लेकिन अपने पास पैसे कहाँ है दावत करने के लिए? अभी तो तनख्वाह में कई दिन बाकी है और बहुत सारे लोगों का कर्ज भी देना है। मैंने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम दावत के लिए जो कुछ पकाना चाहती हो वो बताओ, सामान की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें सब ला दूंगा। इसका मतलब है आप और कर्जा करेंगे? मैं जो कर्जा करूंगा तुम वो कर्जा मेरी तनख्वाह में से मत देना, अब तो ठीक है ना? शिल्पा ने कहा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप जो चाहे करो, बस इतना याद रखना कि इस महीने बहुत देना दिलाना है। ठीक है, कल शाम बुला लो, वो बहुत मसरूफ आदमी है, पता नहीं उनके पास वक्त है भी या नहीं। मैंने कहा, मुझे यकीन है वो रात का खाना हमारे साथ जरूर खाएंगे। और हुआ भी यही। मैंने उन्हें दूसरे दिन सुबह ही उनके घर जाकर दावत दे दी और उन्होंने दावत कबूल कर ली। भगवान का शुक्र, उन्होंने ये नहीं पूछा कि दावत किस वजह से दे रहे हो, वरना जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। उनके घर से मैं सीधा अपने दफ्तर के साथी अनीस बेग के घर गया। मुझे मालूम था कि वो दफ्तर आराम से ही जाता है। वो घर से निकल ही रहा था कि मैं पहुंच गया। मैंने उसे 15 दिन के लिए छुट्टी की दरखास्त देकर कहा, मेरे गुर्दों में दर्द है, आज चेकअप होगा, फिर डॉक्टर दवा देंगे या फिर ऑपरेशन का बताएंगे। मैंने दरख्वास्त में लिख दिया था कि जब ड्यूटी पर आऊंगा तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट लाकर जमा करा दूंगा। घर से निकलते वक्त मैंने चुपके से 1000 रुपए का एक नोट जेब में रख लिया था। ख्याल यही था कि कैलाश भाई को दावत देने के बाद अनीस के घर से होकर बाजार जाऊंगा और सामान खरीद कर घर पहुंचूंगा। जब मैं सामान रिक्शा से उतारकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी हैरान रह गई, ये क्या क्या उठा लाए हैं? इतने पैसे कहाँ से आ गए? क्या तनख्वाह ले आए हैं? मुझे भी यहाँ बहुत सी औरतों का देना दिलाना है, लेकिन अभी तो तनख्वाह मिलने में भी दिन है। घी तेल के डब्बे तो कभी हमारे घर में नहीं आए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने शिल्पा की बात काटते हुए कहा, तनख्वाह कौन कमबख्त लाया है? और तुम समझने की कोशिश भी मत करो, बस अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम कैसे रखूं जी? अभी वो पड़ोसन आई थी, उनसे 200 रुपए लिए थे, 2 महीने हो गए, कह कर गई है कि इस महीने दे देना। मैंने कहा, उनके भी दे देंगे, सभी के दे देंगे, बस तुम दावत के इंतजाम में लग जाओ। ये सोचो ही नहीं कि क्या हो रहा है, भगवान सब ठीक करेगा, ये समझ लो कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। शिल्पा ने कहा, क्या खाक बदलेंगे? 10-11 साल तो किराए के मकान में रहते हुए हो गए और 10-5 साल में मरा जाएंगे। मैंने गुस्से से कहा, सिवाय मायूसी की बातें करने के तुम्हें आता ही क्या है? जब देखो रोना रोने बैठ जाती हो। शिल्पा ने कहा, हमारे नसीब में तो रोना ही लिखा है। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, पहले मैं बच्चों के लिए कुछ करूं फिर दावत का करूंगी। कैलाश भाई वक्त के बहुत पाबंद थे।
ये बात न सिर्फ मुझे बल्कि शिल्पा को भी मालूम थी, इसलिए उनके आने से पहले हर चीज तैयार थी। जैसे ही वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में दाखिल हुए, शिल्पा ने खाना लगाने के बारे में मुझसे पूछा। कैलाश भाई को छोटे कमरे में ले जाते हुए मैंने शिल्पा से कहा, बड़े कमरे में खाना लगाओ, मैं छोटे कमरे में कैलाश भाई के साथ बैठा हूँ। कैलाश साहब ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मकान किराए का है लेकिन ठीक ठाक है, मेरा ख्याल है किराया भी मुनासिब होगा। मैंने कहा, हाँ किराया तो मुनासिब ही है, लेकिन अब किराए के मकान को छोड़कर किसी और मोहल्ले में जाने का प्रोग्राम है। खैर मैं खाने के बाद आपसे बात करता हूँ। कैलाश भाई ने कहा, तुम्हारी बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई है। आजकल मकानों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर अपना मकान लेने के लिए दफ्तर से लोन भी लोगे तो वो कितना होगा, बाकी रकम कहाँ से आएगी। हालांकि मुझ जैसे आदमी का फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी इस सिलसिले में मदद करूं, लेकिन इन दिनों मेरी हालत कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। फ्लोर मिल का मसला फंसा हुआ है। मैंने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। कैलाश भाई फिर बोलने लगे, अब तुम खुद सोचो, तुम मेरे कितने करीब हो। मुझे तो चाहिए कि मैं सभी की मदद करूं, लेकिन मैं जब खुद को देखता हूं तो एहसास होता है कि मैं सबकी नहीं, दो चार की ही मदद कर सकता हूं, और उन दो चार की मदद भी मैं इसलिए नहीं करता कि दूसरे लोग मायूस हो जाएंगे और उन्हें दुख पहुंचेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं सबकी मदद करने के काबिल ना हो जाऊं, किसी की भी मदद नहीं करूंगा। कैलाश साहब अपनी धुन में बोल रहे थे और मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं जानता था कि वो इस काबिल है कि सारे गरीब और बेकार रिश्तेदारों को 80 गज का छोटा सा मकान दिला दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा ना करने के सिलसिले में जो जवाब वो मुझे पेश कर रहे थे वो बहुत भोंदा था, लेकिन जब तक वो बोलते रहे मैं खामोशी से सुनता रहा। जब वो सांस लेने के लिए रुके तो मैंने धीरे से कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत तो एक तरह से है, लेकिन मैं आपसे पैसे की मदद नहीं लेना चाहता। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो बात खाने के बाद की जाए तो ज्यादा मुनासिब है। हम लोग दूसरे रूम में खाने के लिए बैठे थे और औरतें दूसरे रूम में बैठी थी। खाने के बीच ही मैंने बात छेड़ दी। मैंने कहा, जिस गली में हम लोग हैं उससे दूसरी वाली गली में एक मकान फरोख्त हो रहा है। 3 कमरों का अच्छा बना हुआ मकान है, पानी बिजली रसोई गैस वगैरह सब है। अगर मैं प्लाट लेकर मकान बनाता हूँ तो उसमें एक तो बहुत दिन लग जाएंगे, दूसरे भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी। कैलाश भाई ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बना बनाया मकान लेना ज्यादा मुनासिब होगा। क्या तुमने उस मकान की बात की है? मैंने कहा, मकान का मालिक 1.5 लाख मांग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है 1,30,000 तक में दे देगा, और अगर कैलाश भाई आप बात करेंगे तो मुमकिन है और भी कम कर दे। वो आपको अच्छी तरह जानता है, मकान कोई 10 से 15 दिन पहले खाली हुआ है। मालिक ने कहीं और बड़ा मकान खरीद लिया है। वो इस इलाके में नहीं रहना चाहते थे। आप सुरेश भाई को तो जानते होंगे, वो जो फ्रूट का कारोबार करता है, आजकल उसका धंधा उरूज पर है। मैं सोच रहा हूँ कि आप उससे बात करो, आप उससे कहें कि आप उसका मकान खरीद रहे हैं। आप मेरे लिए वो मकान खरीदेंगे, मैं रकम आपको दूंगा और अदायगी आप करेंगे। कागजात मेरे ही नाम होंगे, लेकिन आप खानदान भर के लोगों को ये बात बताएंगे कि मकान आपने मुझे खरीद कर दिया है। ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी कि रकम मेरी है। कैलाश साहब ने पूछा, लेकिन तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? मैंने कहा, बस मैं इसी सवाल से बचना चाहता हूँ, आप भी मुझसे ये सवाल ना करो। वैसे इत्मीनान रखो, मैंने कहीं डाका नहीं डाला है। कैलाश भाई ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो जानते हो मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन की हर हरकत पर इनकम टैक्स वाले नजर रखते हैं। इस काम के लिए मुझे उन्हें भी कुछ देना पड़ेगा, और ये भी मुमकिन है कि ज्यादा टैक्स भी अदा करना पड़े। मैंने कुछ ना समझते हुए भी कहा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। इस मसले से निपटने के लिए मैं आपको भी 10,000 दे दूंगा। कैलाश ने कहा, 1,30,000 के सौदे पर 10,000 बहुत कम है। इतनी ही रकम मैं कहीं फसाद हूँ तो वो 20,000 कम से कम लेकर उठेगी और तुम सिर्फ 10,000। मैंने कहा, लेकिन रकम तो मेरी है। कैलाश ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, रकम तुम्हारी हो या मेरी, सौदा तो मैं कर रहा हूँ और मैं अपने मुनाफे का ख्याल किए बगैर कोई सौदा नहीं करता। मैंने कहा, देखिए कैलाश भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा ना मेरे पास है और ना मैं दे सकता हूँ। अब आपकी मर्जी है, सौदा करो या ना करो। कैलाश ने कहा, चलो ठीक है, पहले तुम 15,000 मुझे दे दो, फिर मैं सौदे की बात सुबह करता हूँ। मैंने कहा, ये बात सिर्फ आपको मालूम है या मुझे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए? कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ और जानता हूँ बिजनेस सीक्रेट क्या मायने रखता है।
तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। खाने के बाद मैंने 15,000 रुपए कैलाश के हाथ पर रख दिए और कहा कल आप सौदे की बात करके मालिक मकान को एडवांस दे देना, फिर मैं रकम दूंगा तो कागजात बन जाएंगे। कैलाश ने कहा ठीक है, कल सुबह 10 बजे हम दोनों सुरेश के पास चलेंगे और मकान का सौदा कर लेंगे। जब वो लोग चले गए तो शिल्पा दरवाजा बंद करके कमरे में आई और मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, अलग कमरे में खाना खाने की क्या तुक थी और ये औरतों की तरह क्या खुसर फुसर हो रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं, वो अपनी फ्लोर मिल के बारे में बता रहे थे। शिल्पा ने गंभीरता से कहा, आप मुझसे गलत बात ना करे, किस मकान का जिक्र हो रहा था तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, बस आते जाते एकाध बात मेरे कानों में पड़ गई। मैंने कहा सुबह तो तुमको मालूम हो ही जाएगा, कैलाश भाई सुरेश का मकान खरीद कर मुझे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जब मेरे पास रकम आए मैं अदा कर दूं, मकान भी मेरे नाम ही होगा। शिल्पा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कैलाश भाई को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुफ्त में तो अपना बुखार भी नहीं देते, इसमें भी उनका कोई न कोई फायदा जरूर होगा। आज किसी को पता नहीं लेकिन कल पता चल जाएगा। मेरे साथ तो उन्होंने किसी फायदे की बात नहीं की है। शिल्पा ने कहा इसके बावजूद भी आप इस चक्कर में ना पड़ो। सुबह ठीक 10:30 बजे मैंने कैलाश भाई से घर से बाहर ही मुलाकात की थी, फिर हम दोनों सुरेश से मिलने उसके नए घर गए। 10-15 मिनट ही में सौदा हो गया था। वो 1,35,000 से नीचे ही नहीं आया था। हमने मकान का सौदा फाइनल कर लिया। मकान का कब्जा लेने और कागजात वगैरह बनाने में पूरा दिन लग गया। पूरे पैसे कैलाश भाई ने अपने हाथ से सुरेश को दिए थे। सुरेश जब मकान का कब्जा देकर चला गया तो मेरे 2 गवाहों में से एक गवाह को कैलाश ने कहा, तुम ऐसा करो अपने खानदान के कुछ लोगों को ले आओ, कुछ औरतें भी हो तो अच्छा रहेगा। मैं उन सब के सामने कुछ जरूरी बातें भी करना चाहता हूँ और मकान के कागजात भी शिल्पा के हवाले करना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में खानदान के बुजुर्ग और कुछ नौजवान जमा हो गए। उनमें 2 लड़कियां और 5-6 औरतें भी थी। उनके सामने कैलाश भाई ने छोटी सी तकरीर की और मकान के कागजात और चाबियां मेरे हवाले कर दी। फिर ये खबर के कैलाश भाई ने मकान खरीद कर मुझे दिया है। जंगल की आग की तरह खानदान भर और मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों में फैल गई। मैं खुद भी यही चाहता था। मकान की शिफ्टिंग का मसला दूसरे दिन तय पाया। मैंने सामान उठाने से पहले मकान मालिक का किराया अदा किया। मेरे मकान के मालिक होने और पूरा किराया एक साथ अदा करने पर मालिक मकान को बहुत खुशी हुई। मेरे पास सामान कोई ज्यादा नहीं था, इसलिए बहुत जल्द किराए के मकान से मैं अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो गया। तीसरे दिन कुछ नया सामान भी मेरे घर आया। कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, वीसीआर, ड्रेसिंग टेबल और स्टील के चूल्हे। नए सामान से लदी हुई ट्रक जब मकान के सामने रुकी तो शिल्पा की हालत देखने जैसी थी। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत के आसार थे। उसने लड़खड़ाती जबान में पूछा, क्या ये भी कैलाश भाई की मेहरबानी है? तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। शिल्पा ने कहा, पता नहीं मेरा दिल ये सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। कैलाश भाई ये सब क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मैं शिल्पा को कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि औरतें पेट की हल्की होती है और बड़ाई करने में सब कुछ बता देती है। उसमें नमक मिर्च लगाकर या बड़ा चढ़ाकर बोल देना उनकी आदत होती है। लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ना कुछ बताना था ताकि शिल्पा की तसल्ली हो जाए। तो मैंने कहा, मैंने कैलाश भाई से एक अच्छा सा मुआहदा किया है। वो अपने फ्लोर मिल के सिलसिले में मुझसे कुछ काम लेना चाहते थे। मैंने अपने मसले बताए तो वो इस बात पर तैयार हो गए कि मैं उनके काम आऊं तो वो मेरे मसले हल कर देंगे। फिलहाल तो वो मेरे मसले हल कर रहे हैं। जब उनके काम का वक्त आएगा तो मैं वो काम कर दूंगा। शिल्पा ने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, वो आपसे ऐसा कौन सा काम लेना चाहते हैं कि उन्होंने आप पर ढेर सारे रुपए खर्च कर दिए? मैंने कहा, मुझे अभी नहीं मालूम, जब वो बताएंगे तो पता चल ही जाएगा। मैंने शिल्पा को खामोश कराकर सुला दिया। मेरी आंखों से तो नींद बहुत दूर थी। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक रकम खर्च कर दी थी। अब मेरे पास चंद हजार ही थे, उन्हें भी किसी घरेलू जरूरत पर ही खर्च करना चाहता था। अपना घर होने के बाद मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो किराए में जाता था अब वो घर के खर्चे में आने वाला था, इसलिए मैं कुछ बेफिक्र भी हो गया था। मुझे इतनी तनख्वाह तो मिलती ही थी कि घर के खर्चे अच्छे अंदाज में पूरे हो। हम पर जो कर्ज था वो भी मैं उतार चुका था। अब न किसी का पैसा देना था और न मकान का किराया, इसलिए मेरा ख्याल था कि जिंदगी अब पुरसुकून गुजरेगी। 1 साल तक वाकई हमने सुकून से जिंदगी गुजारी। मकान खरीदे हुए हमें 1 साल चंद दिन ही हुए थे कि एक शाम खानदान ही के एक आदमी ने मुझसे कहा कि कैलाश भाई आए हैं और वो आपको बुला रहे हैं।
सुभाष साहब के घर बैठे हैं और लोग भी हैं। मेरा ख्याल है कि कोई अहम मसला है जिसके सिलसिले में सारे लोग जमा है। मैंने उलझे उलझे अंदाज में कहा, अहम मसला, ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। उनसे कह दो बस 15 मिनट तक पहुँच जाऊंगा। मैंने शिल्पा को करीब आते हुए देखकर कहा, पता नहीं कैलाश भाई ने क्यों बुलाया है। शिल्पा ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब मुआहदे के दूसरे हिस्से पर अमल करने का वक्त आ गया है। पहला हिस्सा कैलाश भाई ने पूरा किया था, अब शायद आपकी बारी है। मैंने कहा, चलो ठीक है, वो कहते हैं तो मैं पूरा कर दूंगा। मैं जानता था ना कोई मुआहदा हुआ है और ना उसका कोई दूसरा हिस्सा है। मैं शिल्पा को सुभाष साहब के घर जाने का कहकर घर से निकल गया। जब मैं उनके घर के बड़े से कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मेरा ही इंतजार कर रहा हो। कैलाश भाई ने कहा, मुझे खदशा था कि कहीं तुम मेरे बुलाने पर आने से इनकार ही न कर दो। मैंने कहा, क्यों इनकार करता, इसलिए कि जब से मैंने घर खरीद कर दिया है तुम शायद एक दो बार मेरे पास आए हो। मैंने कहा, असल में मैं कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गया था। कैलाश ने कहा, इतनी मसरूफियत के बावजूद भी तुमने वादे के मुताबिक रकम अदा करने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। सुभाष साहब ने मुझसे कहा, देखो सुनील, जो आदमी जबान का पक्का नहीं होता मेरे ख्याल में तो वो आदमी ही नहीं होता। मैंने कहा, देखो साफ साफ बात कीजिए ताकि मेरी समझ में भी आए। सुभाष ने कहा, देखो सुनील, तुम जिस मकान में रह रहे हो हम सब जानते हैं कि वो मकान तुम्हें कैलाश भाई ने खरीद कर दिया है। मैंने कहा, मैंने इससे इनकार कब किया है। इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुआहदे पर अमल भी तो नहीं किया। कैलाश ने गंभीर लहजे में कहा, वो मुआहदा जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ था। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सका। मैंने सोचा, मालूम नहीं ये किस मुआहदे की बात कर रहे हैं। तुमने कहा था कि जो किराया तुम उस मकान का देते थे वो और उसमें कुछ और पैसे मिलाकर हर महीने मुझे 2000 अदा करोगे, लेकिन पूरे साल में तुमने एक पैसा भी नहीं पहुंचाया। मैं क्योंकि फ्लोर मिल के मसले में उलझा हुआ था इसलिए तुमसे तकाजा नहीं किया, मेरे पास वक्त ही नहीं था। ये ठीक है तुमने मेरे साथ कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। रिश्तेदारी में जो कुछ मैंने किया था उसकी लिखा पढ़ी करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन कैलाश ने मुझे कहने नहीं दिया और बोला, देखो इधर उधर की बातें करके वक्त मत जाए करो, ये बताओ तुम इस महीने से अदायगी शुरू करोगे या नहीं। सुभाष ने कहा, जो एहसान कैलाश भाई ने तुम पर किया है वो ऐसा जरूर है कि तुम खामोशी से अदायगी करते रहो। जरा सोचो तो तकरीबन 2 लाख की रकम फंसाकर कोई सिर्फ तुमसे 2000 हर महीने अदा करने के लिए कह रहा है और तुमने वो भी अदा नहीं किए हैं, ये कोई शराफत तो नहीं। मैंने चंद लम्हे गौर किया, अगर हकीकत उन पर इस वक्त जाहिर भी कर दूं तो बात और उलझ जाएगी। मैंने खुद ही सुभाष भाई से कहा था कि मुझे कैलाश भाई ने न सिर्फ मकान खरीद कर दिया है बल्कि घरेलू जरूरत की चंद कीमती चीज भी खरीद कर दी है। मैं सोच तो बहुत कुछ रहा था लेकिन अपनी जबान से कुछ कहने की जुर्रत ही मुझ में नहीं थी। सुभाष ने आगे कहा, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो अब इस हकीकत से आगाह है कि कैलाश भाई ने तुम्हारे साथ बेमिसाल सलूक किया है। कौन है इस दौर में जो अपनी 2 लाख की रकम फंसाकर सिर्फ 2000 वसूल करने पर हंसी खुशी राजी हो जाए। अगर तुम ये रकम अदा करते रहते तो अब तक 24,000 अदा कर चुके होते। कैलाश ने कहा, देखिए सुभाष भाई, इतना होने के बावजूद भी मैंने आपसे कहा था कि मैं सुनील से मकान खाली नहीं कराऊंगा। फिलहाल ये मुझे 24,000 दे दे और फिर मुआहदे के मुताबिक 2000 हर महीने बस। अगर सुनील की नियत में फितूर आ गया है तो फिर मुझे वही कुछ करना होगा जो मैं रिश्तेदारी में नहीं करना चाहता। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, जो कुछ भी कैलाश भाई कह रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि ये सब झूठ है तो तुम्हारे कहने से क्या होता है। खानदान का हर आदमी जानता है कैलाश भाई ने तुम्हें सब कुछ दिलाया है। मैंने सोचा अगर मैं ये कहूँ कि रकम मैंने दी थी तो मसला खराब हो जाएगा और मुझसे फौरन ही ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे पास रकम कहाँ से आ गई, और इसका जवाब मैं देना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर तक मसले के हर पहलू पर गौर करने के बाद मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो कैलाश भाई को पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। सुभाष ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस वक्त कमरे में जो लोग जमा है वो कोई गैर तो नहीं, खानदान ही के हैं। बहरहाल हम सब की राय यही है कि तुमने बदनीयती से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है।
इस बात के बाद तो कमरे में मौजूद हर आदमी मुझ पर लानत मलामत करने लगा और सबका कहना था कि मैं किसी भी सूरत में कैलाश भाई को 24,000 रुपए अदा करूं। मैंने हर शख्स को कोई न कोई जवाब देने की अपनी सी कोशिश जरूर की थी। अगर कुछ नहीं कह सका था तो यही कि मकान जिस रकम से खरीदा गया वो रकम मेरी ही थी। अगर मैं ये भी कह देता तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। सूरत ही ऐसी पैदा हो गई थी। अगर कोई यकीन कर लेता तो मुझसे ये सवाल जरूर कर देता कि इतनी बड़ी रकम मेरे पास आई कहाँ से। ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब मैं देना ही नहीं चाहता था। अगर इस सवाल का जवाब देना ही होता तो मैं खुद ही मकान खरीद ना लेता। देखो सुनील, अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारी बात से भी यही नतीजा निकलता है कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। कैलाश भाई ने कहा, मैंने जो मकान तुम्हें खरीद कर दिया था इसमें से तुम्हें बेदखल करना भी नहीं चाहता, लेकिन अब तुम पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं रहा। इसलिए बेहतर यही है कि मैंने मकान के जो कागजात तुम्हारे नाम बनवाए थे अब मैं उन्हें अपने नाम के बनवा लूं। रकम मैंने अदा की है, ये बात खानदान का हर आदमी जानता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद ये मकान मेरे नाम कर दो। मैं नहीं चाहता कि खानदानी मामले थाने और अदालत तक ले जाऊं, वरना ये सीधा सीधा फ्रॉड का केस है। सुभाष ने कहा, कैलाश साहब ठीक कह रहे हैं। शराफत का तकाजा यही है कि मकान खामोशी से कैलाश के नाम कर दो। कैलाश ने कहा, मैं वादा करता हूँ सारे खानदान और यहाँ मौजूद लोगों के सामने मैं कभी सुनील से मकान खाली करने के लिए नहीं कहूँगा। यही नहीं, मैं इससे वही किराया लूंगा जो 1 साल पहले ये 2 कमरों के मकान का देते थे। मैंने मुर्दासी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तन्हाई में कैलाश भाई से बात करना चाहता हूँ। कमरे में मौजूद लोगों से पहले ही कैलाश ने कहा, 10 मर्तबा तन्हाई में बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैं 4 के बीच कह रहा हूँ वही तन्हाई में भी कहूँगा। इसमें सिवाय वक्त जाये होने के और कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि मकान मेरे नाम पर कर दो और कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं कागजात अपने साथ ले आया हूँ। सुभाष ने कागजात मेरे आगे रख दिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मामला उस वक्त टल जाए, लेकिन कमरे में मौजूद 12-13 लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। यही नहीं बल्कि हर शख्स थाने, अदालत, जेल और सजा की धमकी भी देता रहा। मैं उस वक्त तक खुद को तूफान में घिरा हुआ महसूस करता रहा जब तक मैंने कागजात पर दस्तखत नहीं कर दिए। दस्तखत करने के बाद भी लोग मुझे इशारों इशारों में बुरा भला कह रहे थे और मैं किसी मुजरिम की तरह शर्मिंदा शर्मिंदा सा वहां से उठ गया। घर में दाखिल हुआ तो शिल्पा ने कहा, वक्त तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा कौन सा मसला था जो इतनी देर लग गई? मैंने कहा, जिंदगी और मौत का मसला था, गिरफ्तारी और सजा का मसला था, मेरी बेवकूफ़ी और कैलाश की चालाकी का मसला था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे अंदर ये खराबी पैदा हो गई है कि आजकल कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैंने कैलाश का गुस्सा शिल्पा पर उतारने की कोशिश की, और आपने बात ढंग से करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। मेरा दिमाग बहुत खराब है, ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत करो। मेरे तेवर देखकर शायद शिल्पा सहम गई थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, ये घर अब हमारा नहीं रहा। शिल्पा ने दबी दबी आवाज में कहा, तो पहले कब था ये हमारा घर? मैंने तेज आवाज में कहा, आज रात 10:30 बजे तक ये मकान मेरा था। कैलाश बेईमान और धोखेबाज आदमी है, उसने मुझे धोखा दिया। कैलाश चोर है, उस जैसा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। इस मकान की कीमत मैंने अदा की थी, और इतना ही नहीं बल्कि उस फ्राडिये को भी रिश्वत दी थी। कहता था इनकम टैक्स के चक्कर में फंस जाऊंगा, झूठा बदमाश। शिल्पा ने पूछा, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई थी? मैंने कहा, इस सवाल के जवाब से बचने के लिए ही मैंने कैलाश जैसे धोखेबाज को बीच में डाला था, लेकिन उसने मुझे डस लिया। मेरे पास 2,30,000 रुपए थे। जानती हो ये कितनी बड़ी रकम है? ये बड़ी रकम मुझे अपने दफ्तर के करीब पड़ी हुई मिली थी। एक बंद लिफाफे पर मेरी ठोकर पड़ी और मैंने वो बड़ा लिफाफा उठा लिया। बस वही लम्हा मेरे जहनी सुकून की तबाही का पहला लम्हा था। लिफाफे में बंद हजार के नोटों पर नजर पड़ते ही मेरा जहनी सुकून तबाह हो गया। तुम अंदाजा नहीं कर सकती, 6 महीने तक मैंने उस लिफाफे में मौजूद नोटों में से 1 पाई भी खर्च नहीं की, और फिर कैलाश जैसे आदमी के कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। शिल्पा ने पूछा, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, इसलिए कि लिफाफा मिलने के दूसरे दिन ही मुझे मालूम हो गया था कि वो लिफाफा मेरे दफ्तर के डायरेक्टर की जेब से गिरा था। रकम के सिलसिले में मैंने पहली दफा सच बोला था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी किया करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ अपलोड कर सकूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। शुक्रिया।